हेलो एवरीवन, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडर गार्डन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। मैग्नेट ब्रेन्स हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड कराता है और साथ में प्रोवाइड कराता है ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो है हमारी क्लास 12th बायोलॉजी यूनिट नंबर 10, दैट इज इकोलॉजी, और इस यूनिट का हम लास्ट चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 13 है। और आज मैं इस चैप्टर का एक टॉपिक लेकर आई हूं, जो कि है पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो आज हम क्या करेंगे, पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे। उससे पहले सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। कैसे लगाना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों, भाई बहनों और पड़ोसियों को, जिससे वो भी आपके साथ जुड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो जल्दी फटाफट सारे बच्चे सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, फटाफट। बेटा आप ये गलती मत कीजिएगा कि ये लास्ट यूनिट है, इकोलॉजी है, तो हम एंड मोमेंट पे ख़त्म कर लेंगे। बेटा बहुत पछताओगे, क्योंकि फिर ये बैकलॉग बन गया ना तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। ठीक है, तो अपना पहले वाला जो भी बैकलॉग है उसको फिनिश कीजिए और रेगुलर बेसिस पर आप पढ़ाई कीजिए, जिससे आपकी प्रिपरेशन जो है 100% हो पाए। क्लियर है बेटा? तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्या बोल रहे हैं बेटा, ये देखिए, इनका कहना है बायोडाइवर्सिटी इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड, राइट। तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी जो है, राइट, आपने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म देखे। यहाँ पर आपको जो प्लांट है इतनी स्पीसीज दिख रही है, एनिमल की इतनी स्पीसीज दिख रही है। जैसे कि हम बोले इंडिया में प्लांट्स की 45,000 स्पीसीज है, एनिमल की 90 to 91,000 स्पीसीज है। तो क्या इतनी ही स्पीसीज हर कंट्री में है? कैसे ज्यादा नहीं हो सकती, कैसे कम नहीं हो सकती, क्या एक रेंज नहीं हो सकता? तो बेटा ऐसा नहीं है, यहाँ पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है ना। यहाँ पर यूनिफॉर्म जो बायोडाइवर्सिटी है वो नहीं है हर जगह। ये क्या है, वर्ल्ड में यूनिफॉर्म नहीं है। हमारी इंडिया की बायोडाइवर्सिटी कुछ और है, ब्राजील की कुछ और है, कोलंबिया की कुछ और है, ग्रीनलैंड की कुछ और है, राइट, न्यूयॉर्क की कुछ और है, यूएसए की कुछ और है। तो हर जगह की जो अपनी बायोडाइवर्सिटी है वो अलग है। क्लियर है? तो इनका कहना यही है कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है वर्ल्ड में, है ना, बिकॉज इट इज अफेक्टेड बाय टू फैक्टर्स। क्यों? क्योंकि बायोडाइवर्सिटी को क्या करते हैं, दो फैक्टर अफेक्ट करते हैं। पहला लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट एंड दूसरा है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। तो यहाँ पर दो फैक्टर जो कि बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करते हैं, पहला है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट और दूसरा है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, राइट। तो ये दोनों कंडीशंस, दोनों फैक्टर्स की वजह से डाइवर्सिटी जो है अलग अलग जगह की डिफर करती है। क्लियर है? चलिए, तो हम यही चीज समझने वाले हैं अभी। फटाफट सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैम चलती है ब्लैंक स्लाइड पर। तो ब्लैंक स्लाइड पर हम समझेंगे यही चीज। देखिए मैंने क्या बोला है, जल्दी बताइए। हम यहाँ पर समझ रहे हैं ग्लोब को। हम क्या समझ रहे हैं? ग्लोब को। ठीक है, तो मैंने अर्थ ले लिया, मैं अर्थ ले लेती हूँ। यहाँ पर ये है हमारा अर्थ, ये क्या है, हमारी अर्थ। ठीक है, ये अर्थ हो गई। ये अर्थ का क्या हो गया, इक्वल है क्या? नहीं, थोड़ा सा नीचे है। आई थिंक अब इक्वल है, राइट। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेटर, राइट। तो ये क्या हो गया बेटा, इक्वेटर। ये क्या हो गया, अर्थ का इक्वेटर। ये है अर्थ का इक्वेटर। ठीक है, और ये क्या हो गया, पोल। ये क्या हो गया, पोल। ये कितने, दो पोल हैं, राइट। ऊपर वाले पोल को, इसको मैंने क्या बोल दिया, जल्दी बताइए, नॉर्थ पोल। तो ये क्या हो गया हमारा, नॉर्थ पोल। ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल। और ये हमारा क्या हो गया बेटा, साउथ पोल। ये क्या हो गया, साउथ पोल। ठीक है, वो हमारा हो गया नॉर्थ पोल, ये क्या हो गया,
साउथ पोल। अब इक्वेटर से, इक्वेटर किस पे है, सेंटर पे है, 0 डिग्री पर है। इक्वेटर कितने पर है बेटा, 0 डिग्री पर है। इक्वेटर कितने पर प्रेजेंट है, 0 डिग्री पर प्रेजेंट है। तो यहां पर इक्वेटर जो है ये 0 डिग्री पर है। कितने पर है, 0 डिग्री पर। इक्वेटर कितने पर है, 0 डिग्री पर। इक्वेटर से 23.5 अबव जो है, राइट, मैंने क्या बोला, 23.5। तो यहां पर इक्वेटर से 23.5, ये वाला रीजन, और इक्वेटर से 23.5 नीचे वाला रीजन, इसे हम कहते हैं बेटा, इस रीजन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन। इसे हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल। ये जो है ये हमारा क्या हो गया, ट्रॉपिकल रीजन। ये हो गया हमारा ट्रॉपिकल। ये हमारा क्या हो गया, ट्रॉपिकल। ठीक है, तो ये क्या है, 23.5 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रॉपिकल। ये क्या हो जाएगा, ट्रॉपिकल। और ये भी क्या है, 23.5 डिग्री, ये भी क्या है, ट्रॉपिकल है। ओके, यहां पर देखिए, इसके बाद आपको क्या मिलेगा बेटा, यहां पर ये जो रीजन है, ओके, ये जो रीजन है ये क्या है बताइए, ये जो है बेटा ये है हमारा टेम्परेट। ये क्या है, टेम्परेट। तो ये हो गया हमारा टेम्परेट। कितना है ये, 23, ये हो गया, ये कितना है, 66.5, राइट। ये क्या है, 66.5। ठीक है, ये कौन सा रीजन है, टेम्परेट। ये क्या है, टेम्परेट। ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी क्या हो गया बेटा, 66.5 डिग्री टेम्परेट, राइट। ये क्या हो जाएगा हमारा, टेम्परेट। ओके, इतना समझ में आ गया। और ये हमारे क्या हो गए, पोल हो गए। तो जैसे ही हमने क्या कहा बेटा, जैसे ही हम इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करते हैं, जैसे ही हम इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करते हैं, इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करते हैं, टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। जैसे ही हम इक्वेटर से कहां पर, पोल की तरफ मूव करते हैं, कहां पर मूव करते हैं, पोल की तरफ। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, टेम्परेचर कम हो रहा है, प्लस जो दूसरे सनलाइट जो है वो कम पहुंच रही है वहां पर, है ना। पोलर रीजन पे आपने देखा बर्फ जमी होती है, वहां पर टेम्परेचर कम है, राइट। वहां पर जो अवेलेबिलिटी है अदर सब्सटेंस की, न्यूट्रिएंट्स की, वो भी कम है। तो वहां पर डाइवर्सिटी जो है वो कम होती है एज कंपेयर टू इक्वेटर। तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, डाइवर्सिटी जो है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो मैंने क्या कहा बेटा, जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, डाइवर्सिटी जो है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। बायोडाइवर्सिटी जो है डिक्रीजेस, राइट। तो यहां पर बायोडाइवर्सिटी क्या हो रही, डिक्रीज। सबसे ज्यादा कहां पर होगी, यहां सबसे ज्यादा होगी, और यहां पर सबसे कम बायोडाइवर्सिटी होगी। इक्वेटर पे बेटा सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। कहां पर, इक्वेटर पर सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। कहां पर, इक्वेटर पे सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, बायोडाइवर्सिटी जो है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, बायोडाइवर्सिटी जो है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी, कम। तो ये क्या दिखा रहा है बेटा कि ऊपर जैसे जैसे हम जाएंगे, बायोडाइवर्सिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। सबसे ज्यादा कहां है, इक्वेटर पे है। क्लियर है। तो
आपको याद रखना है, आपको क्या याद रखना है बेटा, कि हम जैसे इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। क्लियर है? तो इसका हम कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं, यहां पर कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं, है ना। तो यहां पर हम बोल रहे हैं कंट्रीज, ठीक है। तो कंट्रीज और क्या होगी यहां पर, नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, ठीक है। तो देखिए यहां पर आपको ये चीज समझाई गई है, पहले मैं ये दिखा रही हूं, इधर देखिएगा, यहां पर ये चीज समझाई गई है। नेक्स्ट पेज पर क्या समझाया गया है, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। जो मैंने बताया वो क्या बताया, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स बताया कि बायोडाइवर्सिटी इंक्रीजेस फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। तो मैंने क्या बोला कि बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होती है इक्वेटर से पोल की तरफ, डिक्रीज होती है इक्वेटर से पोल की तरफ, मतलब सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहां होगी बताइए, हमारी इक्वेटर पर होगी, ठीक है। उसके बाद ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन के बाद हमारी कहां, टेम्परेट, ग्रीनलैंड एंड पोल, ठीक है। ये हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा बताइए। तो यहां पर ये क्या बोल रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो इंक्रीज होती है पोल से इक्वेटर की तरफ, इट मींस हाई टू लो लैटिट्यूड, राइट। तो हाई लैटिट्यूड से लो लैटिट्यूड की तरफ आप जाओगे, मतलब पोल से जब इक्वेटर की तरफ जाओगे आप, तो आपको बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज मिलेगी। क्या मिलेगी, बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज। हाई लैटिट्यूड मतलब पोल, लो लैटिट्यूड मतलब इक्वेटर, राइट। तो हाई लैटिट्यूड से लो लैटिट्यूड की तरफ जाओगे आप, या पोल से इक्वेटर की तरफ जाओगे, तो आपको बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज मिलेगी। ट्रॉपिक्स, ठीक है, इन्होंने बोला ट्रॉपिक्स 23.5 नॉर्थ टू 23 साउथ, राइट। 5 साउथ है मोर स्पीसीज देन टेम्परेट और पोलर रीजन। तो यहां पर मैंने ये जो चीज आपको समझाई है ना कि 23, ये क्या है हमारा 23, ये हमारा 23 नॉर्थ है, 23 हाफ नॉर्थ, ये 23 हाफ साउथ है। तो यहां पर इन्होंने क्या बोला है कि 23 नॉर्थ और 23 साउथ, यहां पर डाइवर्सिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू 66 हमारा नॉर्थ और 66 साउथ। क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए, इतना समझ में आया कि नहीं बताइए। तो जैसे ही हम इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। बायोडाइवर्सिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। क्लियर है, इतना समझ में आया कि नहीं। अभी देखिए मैंने क्या बोला है, अभी मैंने क्या बोला है, यहां पर ये चीज हम बाद में लिखेंगे, पहले हम ये चीज समझ लेते हैं, है ना। पहला पॉइंट, हाई टू लो, हाई टू लो मतलब हाई टू लो हम जाएंगे हाई लैटिट्यूड, हाई लैटिट्यूड टू लो लैटिट्यूड। या हम क्या बोले, और हम क्या बोल सकते हैं जल्दी बताइए, और हम क्या कह सकते हैं, हाई लैटिट्यूड टू लो लैटिट्यूड, और हम क्या कह सकते हैं, और पोल टू इक्वेटर, और पोल टू इक्वेटर। क्या होगा बेटा जल्दी बताइए, बायोडाइवर्सिटी जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। बायोडाइवर्सिटी जो है ये क्या होगी, इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगी, ठीक है, क्या होगी, इंक्रीज, ठीक है। अगर मैं बोलूं आपसे, मैं क्या बोलूं कि बताइए इक्वेटर पे ज्यादा होगी बायोडाइवर्सिटी, ट्रॉपिकल रीजन पे ज्यादा होगी, टेम्परेट पे ज्यादा होगी, या ग्रीनलैंड पे ज्यादा होगी, या पोल पर ज्यादा होगी, जल्दी बताइए कहां पर होगी ज्यादा, बताइए कहां पर ज्यादा होगी। तो आप क्या बोलोगे, इक्वेटर पे सबसे ज्यादा, राइट। तो अगर मैं बायोडाइवर्सिटी को यहां अरेंज करती हूं, किसको, बायोडाइवर्सिटी को अरेंज करती हूं, तो सबसे ज्यादा कहां होगी, सबसे ज्यादा कहां होगी बेटा, सबसे ज्यादा होगी इक्वेटर पर। कहां होगी, इक्वेटर पर। इक्वेटर के बाद कहां होगी, इक्वेटर के बाद होगी हमारी ट्रॉपिकल रीजन पर। ट्रॉपिकल के बाद होगी हमारे टेम्परेट पर। टेम्परेट के बाद कहां होगी,
ग्रीनलैंड, ठीक है, और ग्रीनलैंड के बाद कहाँ होगी बताइए, ग्रीनलैंड के बाद कहाँ होगी, पोल, ठीक है, कहाँ होगी, पोल। क्लियर है, इतना समझ में आया कि नहीं बताइए। तो 23 पॉइंट नॉर्थ एंड 23.5 साउथ, इस पर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 66 पॉइंट नॉर्थ, 66 पॉइंट साउथ। राइट बेटा, इतना क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए। ओके, अभी आगे देखिए क्या बोल रहे हैं ये, इन्होंने यही बोला ना ट्रॉपिक्स, ठीक है, ट्रॉपिक्स 23.5 नॉर्थ टू 23 पॉइंट साउथ, इस जगह पर क्या है, मोर स्पीसीज देन टेम्परेट और पोलर रीजन, इन्होंने नहीं बोला वो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोलंबिया, राइट, कोलंबिया जो है बेटा ये नियर द इक्वेटर प्रेजेंट होती है, राइट, नियर द इक्वेटर प्रेजेंट होती है, इस पे हाई डाइवर्सिटी या नंबर ऑफ स्पीसीज जो है बर्ड की वो कितनी मिलती है, 1400, राइट, क्लियर है। तो इनका कहना है एग्जाम्पल कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर, कहां प्रेजेंट होती है, नियर द इक्वेटर प्रेजेंट है, इसमें क्या है बेटा, हैज 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, वाइल न्यूयॉर्क 41.5 नॉर्थ, न्यूयॉर्क कहां प्रेजेंट होता है, 41.5 हमारा नॉर्थ, यहां पर कितनी 105 स्पीसीज होती है किसकी, वर्ड की। वहीं पर हम बात करेंगे किसकी, ग्रीनलैंड की, जो कि क्या है 77 नॉर्थ है, यहां पर सिर्फ 56 स्पीसीज है बर्ड की। और हमारा ट्रॉपिकल रीजन पे क्या प्रेजेंट है, जल्दी बताइए, इंडिया, जहां पर 1200 स्पीसीज है बर्ड्स की, राइट, इंडिया हैज मोर देन 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड, राइट। तो यहां पर ये समझ में आया कोलंबिया में कितनी है ना, हमारे कोलंबिया के अलावा न्यूयॉर्क में कितनी है, उसके बाद ग्रीनलैंड में कितनी है, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हम वहां पर लिख देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बात करी, कोलंबिया की बात करी, कोलंबिया, न्यूयॉर्क, ग्रीनलैंड, एंड इंडिया, ठीक है। यहां हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, यहां पर हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ स्पीसीज की, किसकी बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ बर्ड स्पीसीज, ठीक है। कोलंबिया कहां प्रेजेंट है बेटा, नियर द इक्वेटर, कहां प्रेजेंट है, नियर द इक्वेटर, कोलंबिया कहां प्रेजेंट है, नियर द इक्वेटर, कहां प्रेजेंट है, नियर द इक्वेटर। कितनी स्पीसीज होती है यहां पर, 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, राइट, कितनी, 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड, ठीक है। वहां पर हम नेक्स्ट किसकी बात कर रहे हैं, जल्दी बताइए, नेक्स्ट हमारी किसकी बात हो रही, न्यूयॉर्क की। तो न्यूयॉर्क कहां पर है बेटा, 41.5 डिग्री नॉर्थ, राइट, 41.5 डिग्री नॉर्थ, और यहां पर कितनी स्पीसीज है वर्ड की, 105 या 105। वहीं पर हम बात करें ग्रीनलैंड की, तो ग्रीनलैंड कहां है, 71 नॉर्थ, राइट, 71 डिग्री नॉर्थ, और यहां पर कितनी स्पीसीज है, जल्दी बताइए, 56 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। वहीं पर ट्रॉपिकल रीजन पे हमारा क्या है बताइए, इंडिया, जहां पर मोर देन 1200 स्पीसीज है किसकी, बर्ड्स की, मोर देन 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं। तो ये क्या है बेटा, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, ये क्या है, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। यहां पर किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, ये क्या है, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स, कैसे कहां पर स्पीसीज ज्यादा होगी सभी को पता है, जल्दी बताइए। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं स्पीसीज कम होती जा रही है, क्या होती जा रही है बेटा, स्पीसीज जो है वो क्या होती जा रही है, कम हो, सॉरी, ठीक है, स्पीसीज जो है वो क्या होते जा रही है,
कम होती जा रही है। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं? ओके, आगे बढ़े। तो ये सारे के सारे पॉइंट क्लियर हो गए कि कोलंबिया में जो नियर द इक्वेटर है 1400 स्पीसीज है बर्ड्स की, न्यूयॉर्क जो है 41.5 नॉर्थ है, ठीक है, यहाँ पर 105 स्पीसीज है बर्ड की, ग्रीनलैंड 71 डिग्री नॉर्थ है, यहाँ पर कितनी स्पीसीज है 56, एंड इंडिया में मोर देन 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। क्लियर है, इतना समझ में आया बेटा? ओके, फॉरेस्ट इन ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है, तो जो ट्रॉपिकल रीजन में फॉरेस्ट है, राइट, फॉरेस्ट इन ट्रॉपिकल रीजन लाइक एक्वाडोर, राइट, क्या एक्वाडोर हैज अप टू 10 times as many as species of vascular plant as forest of equal area in temperate region like Midwest of USA। तो इनका कहना है कि जो ट्रॉपिकल रीजन में फॉरेस्ट है और जो टेम्परेट रीजन में फॉरेस्ट है, राइट, ट्रॉपिकल रीजन फॉरेस्ट का एग्जांपल दिया यहाँ पर इक्वाडोर, और टेम्परेट रीजन के फॉरेस्ट का यहाँ पर दिया हुआ है आपका मिड वेस्ट ऑफ यूएसए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इक्वाडोर और मिड वेस्ट ऑफ यूएसए का सेम एरिया लिया, राइट, इक्वल एरिया लिया, उस इक्वल एरिया में हमने वेस्कुलर प्लांट की क्या देखा, जल्दी बताइए, स्पीसीज देखी। तो यहाँ पर 10 टाइम्स ज्यादा स्पीसीज थी किसकी, वेस्कुलर प्लांट की, कहां पर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में एज कंपेयर टू टेम्परेट फॉरेस्ट में, राइट बेटा। तो इन्होंने क्या बोला है, जल्दी बताइए, ये क्या है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ये क्या है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ये क्या है, टेम्परेट फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का नाम क्या है यहां पर, जल्दी बताइए, क्या नाम दिया है इन्होंने, लाइक एक्वाडोर नाम दिया है, इसलिए पूछ सकते हैं। और मिड वेस्ट ऑफ यूएसए, मिड वेस्ट ऑफ यूएसए क्या है, मिड वेस्ट ऑफ यूएसए, राइट। तो यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, किसकी बात कर रहे हैं, जल्दी बताइए, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वेस्कुलर प्लांट की स्पीसीज, राइट। तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं बेटा, यहां पर स्पीसीज क्या है, ज्यादा, ठीक है, किसकी स्पीसीज ज्यादा है, यहां पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, स्पीसीज ऑफ vascular plants is 10 times, right, 10 times लिखा हुआ है, देखिए, है ना, अप टू 10 टाइम्स, है ना, तो अप टू 10 टाइम्स एज मेनी एज स्पीसीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट एज फॉरेस्ट ऑफ इक्वल एरिया इन टेम्परेट रीजन, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या बात करी, स्पीसीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट अप टू 10 टाइम्स greater in tropical forest than temperate forest for equal area, for equal area, for equal area। ओके बेटा, इतना समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए। तो यहां पर इक्वल एरिया के लिए
कहां पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में वेस्कुलर प्लांट्स की स्पीसीज 10 टाइम्स ज्यादा एज कंपेयर टू टेम्परेट फॉरेस्ट। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो जल्दी से बेटा सेशन को लाइक कर दीजिए। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेज़न इन साउथ अमेरिका। अमेज़न रेन फॉरेस्ट सभी ने सुना होगा, ये क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। कहां पर है? साउथ अमेरिका में। ठीक है, और आपने सुना होगा कि ये अर्थ का लंग है। ठीक है, ठीक है, लंग ऑफ अर्थ भी इसे कहा जाता है क्योंकि ये प्रोवाइड करता है 20% ऑफ ऑक्सीजन, है ना। अर्थ को 20% ऑक्सीजन जो है वो सिर्फ कौन प्रोवाइड करता है? अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जो कि कहां पर है? साउथ अमेरिका में प्रेजेंट है। क्लियर है बेटा? और यहां पर सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, राइट, ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी। तो देखिए क्या बोल रहे हैं ये, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेज़न इन साउथ अमेरिका possess greatest biodiversity on earth, right? तो ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी कहां पाई जाती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेज़न, जो कि कहां प्रेजेंट है? साउथ अमेरिका में। मोर देन 40,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट। ठीक है, एक रेन फॉरेस्ट में कितनी स्पीसीज है प्लांट की? 40,000। मतलब इंडिया में 45,000 स्पीसीज है किसकी? प्लांट की। और इस एक अमेज़न रेन फॉरेस्ट में 40,000 है। इंडिया में 45,000 स्पीसीज है प्लांट्स की, बट एक अमेज़न रेन फॉरेस्ट में कितनी है बताइए? 40,000। कितना बड़ा अमाउंट है। क्लियर है? उसके बाद 3,000 ऑफ फिशेस, 3,000 फिशेस की स्पीसीज है, 1,300 बर्ड्स की स्पीसीज है, 427 मैमल्स की स्पीसीज है, 427 ऑफ एम्फीबियन, 378 of reptiles and more than 1,25,000 of invertebrates। ये मैंने आपको पाई डायग्राम समझाया था। पाई डायग्राम में मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया था? कि एम्फीबियंस, राइट, एम्फीबियंस और इसके क्या बोलते हैं, मैमल्स की जो स्पीसीज है, ठीक है, वो क्या है बताइए? यहां पर आपको दिख रहा है ना कि एम्फीबियंस और मैमल्स जो है क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर। ठीक है, तो मैं क्या बोल रही हूं बेटा, यहां पर ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी कहां पर है? जल्दी बताइए, ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी कहां पर है? ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ कहां पर है? जल्दी बताइए। अमेज़न रेन फॉरेस्ट कहां पर प्रेजेंट है? साउथ अमेरिका। अमेज़न रेन फॉरेस्ट, अमेज़न रेन फॉरेस्ट कहां पर प्रेजेंट है बेटा? साउथ अमेरिका। कहां पर प्रेजेंट है? साउथ अमेरिका। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं? क्या है ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ? अमेज़न रेन फॉरेस्ट कहां पर? साउथ अमेरिका। यहां पर बेटा हम बात करें, ठीक है, यहां पर हम बात करें तो इनवर्टिब्रेट्स की कितनी स्पीसीज है? इनवर्टिब्रेट्स की है 1,25,000। किसकी? इनवर्टिब्रेट्स की। इनवर्टिब्रेट्स की कितनी है बताइए? इनवर्टिब्रेट्स की है 1,25,000। क्लियर? तो इतना क्लियर हुआ? चलिए जी, बिल्कुल 1,25,000। ठीक है, उसके बाद हम किसकी बात कर रहे हैं? उसके बाद हम बात कर रहे हैं बेटा यहां पर, फिर कौन है हमारे? रेप्टाइल्स। ठीक है, तो हम यहां पर ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे। सबसे बड़ी स्पीसीज किसकी है? 1,25,000 के बाद है हमारी किसकी? मोर देन 40,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो यहां पर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स की कितनी है? प्लांट्स की कितनी है बेटा? मोर देन 40,000। ठीक है, उसके बाद फिशेस कितनी थी बताइए? फिर फिशेस की हम बात करें, फिशेस कितनी थी यहां पर हमारी?
3000 स्पीसीज थी फिशेस की। तो फिशेस की बात करें, फिशेस के बाद कौन था हमारा, बर्ड्स जो है वो कितनी थी, 1300। बर्ड्स के बाद हमारे क्या आ गए, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स, और फिर उसके बाद एम्फीबियंस एंड मैमल्स। ठीक है, एम्फीबियंस एंड मैमल्स। मैमल्स। ठीक है, तो यहां पर प्लांट्स के बाद फिशेस की कितनी थी, 3000, कितनी थी, 3000। तो यहां फिशेस है 3000। उसके बाद हमारी बर्ड्स कितनी थी, 1300। ठीक है, बर्ड्स के बाद कौन थी, रेप्टाइल्स बेटा, कितनी थी हमारी, 427, 427, राइट। रेप्टाइल्स के बाद मैमल्स और हमारे जो एम्फीबियंस है, राइट। एम्फीबियंस और मैमल कितने हैं जल्दी बताइए, 427, सॉरी 327 होंगे ना, हाँ 378 हमारी क्या है, रेप्टाइल्स है, 378 क्या है, रेप्टाइल्स। तो 378 हमारी रेप्टाइल्स होगी, ओके। तो यहां पर 427 हमारे क्या है, 427 हमारे हो जाएंगे मैमल्स एंड एम्फीबियन, और 378 हमारे क्या होंगे, ये हो गए हमारे रेप्टाइल्स। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हो गई हमारी अमेज़न रेन फॉरेस्ट की बायोडाइवर्सिटी। कितने हैं बेटा जल्दी बताइए, ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी कहां पर है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट कहां पर प्रेजेंट है, साउथ अमेरिका में। इसे लंग्स ऑफ अर्थ भी कहा जाता है क्योंकि ये 20% ऑक्सीजन को डिलीवर करता है, किसको, अर्थ को, राइट। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, लंग ऑफ अर्थ। ठीक है, क्या बोलते हैं, लंग ऑफ अर्थ। ये क्या करता है, डिलीवर करता है 20% ऑक्सीजन। क्या करता है बेटा, 20% ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, किसको, अर्थ को। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं, ओके। तो देखिए बेटा ये क्या बोल रहे हैं, ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज ऑब्जर्व्ड इन ट्रॉपिक बिकॉज। तो अभी जैसे कि हमने बात किया कि हम इक्वेटर से जब पोल की तरफ जाते हैं तो डाइवर्सिटी जो है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, तो मतलब सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी इक्वेटर पे होगी, फिर ट्रॉपिक पे होगी, फिर टेम्परेट पे होगी, ग्रीनलैंड एंड देन पोल्स। ठीक है, तो यहां पर ऐसा क्यों हो रहा है, ट्रॉपिक रीजन पर ज्यादा डाइवर्सिटी क्यों है एज कंपेयर टू टेम्परेट रीजन, राइट। तो ट्रॉपिक रीजन में जो है बेटा यहां पर क्या होता है, वो सारी चीजें जानते हैं जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है। ठीक है, हमने बात करी थी कि यहां पर सनलाइट ज्यादा अवेलेबल होती है, क्लियर है, क्या है, सनलाइट ज्यादा अवेलेबल होती है, वार्म एनवायरनमेंट रहता है, क्लियर है। यहाँ पर जो अदर सब्सटेंस है उनकी अवेलेबिलिटी अच्छी है, सीजनल वेरिएशंस कम होते हैं, क्लियर है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ऐसे फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं होता है, कांस्टेंट है। यहाँ पर जो स्पेशलाइजेशन स्पीशिएशन है वो फास्ट होगा, स्पीशिएशन होगा क्योंकि इवोल्यूशन जो है, इवोल्यूशन करने के लिए अच्छा खासा टाइम मिलता है, ऐसे चेंजेस बहुत जल्दी देखने को नहीं मिलते। तो ये सारी की सारी कंडीशन जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में होती है जिसकी वजह से वहां पर डाइवर्सिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू, बताइए, हमारे
टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन में फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशंस होते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा बताइए, वहीं पर ऐसा किस में नहीं है, ट्रॉपिकल रीजन में नहीं है। यहाँ पर फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशंस की वजह से यहाँ पर इवोल्यूशन नहीं हो पाता, स्पीसीज नहीं आ पाती है। क्लियर है? तो देखिए इनका क्या कहना है, टेम्परेट रीजन हैव बीन सब्जेक्टेड, किसकी बात कर रहे हैं, टेम्परेट रीजन की बात कर रहे हैं। टेम्परेट रीजन हैव बीन सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशंस, राइट। टेम्परेट रीजन जो है यहाँ पर क्या होता है, फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशंस होते हैं इन द पास्ट, बट तो बहुत ज्यादा ग्लेशिएशंस हुए हैं पास्ट में, बट ट्रॉपिकल रीजन रिमेन अनडिस्टर्ब, बट ट्रॉपिकल रीजन डिस्टर्ब नहीं हुआ। क्लियर है? देयरफॉर ट्रॉपिक्स हैड लॉन्गर इवोल्यूशनरी टाइम, तो यहां पर इवोल्यूशन के लिए, क्योंकि यहां पर ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं हुआ ट्रॉपिकल रीजन में, जिससे क्या हुआ, एक लंबा टाइम मिल गया किसके लिए बताइए, स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन के लिए, इवोल्यूशन के लिए। किसके लिए? स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन के लिए या इवोल्यूशन के लिए, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए क्या बोल रहे हैं, टेम्परेट एनवायरमेंट, किसकी बात कर रहे हैं, टेम्परेट एनवायरमेंट अनलाइक द ट्रॉपिक, राइट। टेम्परेट एनवायरमेंट अनलाइक द ट्रॉपिक्स आर मोर सीजनल, राइट। टेम्परेट एनवायरमेंट में सीजनल वेरिएशन ज्यादा होते हैं, राइट। मोर सीजनल है, लेस कांस्टेंट है। वहीं पर ट्रॉपिक जो है इसमें लेस सीजनल होता है, ये ज्यादा, मोर क्या होगा बताइए, कांस्टेंट होगा। ये कैसा होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है। टेम्परेट जो है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है, ट्रॉपिक जो है प्रिडिक्टेबल होता है, अनप्रिडिक्टेबल, रिजल्टिंग इन लेस निचेस, स्पेशलाइजेशन एंड लेसर स्पीसीज डाइवर्सिटी, राइट। तो यहां पर लेस नीचे है, राइट, स्पेशलाइजेशन, लेस नीचे स्पेशलाइजेशन एंड लेसर स्पीसीज डाइवर्सिटी। क्लियर है? तो इन सारी कंडीशंस की वजह से टेम्परेट एनवायरनमेंट में कम डाइवर्सिटी है एज कंपेयर टू ट्रॉपिक एनवायरनमेंट। क्लियर है? ट्रॉपिक्स हैव ग्रेटर सोलर एनर्जी, अभी हमने बात करी थी, यहां पर ज्यादा सन रेजेस आ पाती है। तो यहां पर इन्होंने कहा ट्रॉपिक्स हैव ग्रेटर सोलर एनर्जी एक्सपोजर विच कंट्रीब्यूट्स द हायर प्रोडक्टिविटी। सिंपल सी बात है, यहां पर सोलर एनर्जी चाहिए प्लांट को, प्रोड्यूसर को। हम पढ़ के आ चुके हैं लास्ट चैप्टर इकोसिस्टम में कि प्लांट को क्या चाहिए, सोलर एनर्जी चाहिए, राइट। जो PAR है ना, फोटो एक्टिवली, राइट, सुना है कि नहीं, PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ये 50% PAR का और 2 to 10% जो है कौन एब्जॉर्ब करता है, हमारा प्लांट, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो यहां पर हमने क्या बोला, अच्छी खासी सोलर एनर्जी एक्सपोज हो रही है, राइट, जो कि प्लांट्स को चाहिए, किसके लिए बताइए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। फोटोसिंथेसिस से वो क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर है? तो यहां पर ग्रेटर सोलर एनर्जी एक्सपोजर है, तो इस वजह से हायर प्रोडक्टिविटी है एंड ग्रेटर डाइवर्सिटी, इसी की वजह से जो डाइवर्सिटी है वो क्या है, ज्यादा है। कहां पर, हमारे ट्रॉपिक रीजन में एज कंपेयर टू टेम्परेट, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, अब बात करते हैं हम स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप की। किसकी बात कर रहे हैं, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप की। इसमें बेटा एक एक्सपेरिमेंट भी कराया जाता है आपके स्कूल में इस तरीके का। देखिए मैं बताती हूँ, पीछे इसको हटा दूं, जल्दी बताइए, इसको हटा दूं। तो एक इस तरीके का मैं बता रही हूं, हमने तो किया है, सॉरी, इस तरीके का एक बोर्ड होता है, ठीक है, ओके, एक लोहे का पूरा वो होता है, ठीक है, आयरन से बनी हुई होता है, आयरन रॉड से बना होता है। और इसमें कैसे, यहाँ पर बेटा व्हाइट कलर के इस तरीके से, मतलब रस्सियां बंधी होती है, इसमें क्या बंधी होती है, रोप बंधी होती है, इस तरीके के बॉक्सेस बने होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये रॉड भी होती है, आयरन रॉड भी हो सकती है। तो यहाँ पर इस तरीके के बॉक्सेस बने होते हैं, इस तरीके के, ठीक है।
ये तो हमने इस लेवल पे कर लिया, बट हम अगर बायोडाइवर्सिटी देख रहे हैं, ये तो हम देखते हैं कि एक एरिया पे कितनी स्पीसीज है, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो गए, बॉक्सेस हो गए, ठीक है। क्या है, बॉक्सेस, इक्वल बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, जिनका जो एरिया है वो फिक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनको इसको लेकर जाते हैं, उठाकर आप गार्डन में रख के इसको रख देते हैं। तो सपोज इसका क्या है, ये एरिया है, ये क्या है इसका एरिया, ठीक है। सपोज आप इसको मान लो 1 मीटर स्क्वायर है, क्या है 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया है, ठीक है। तो हमने क्या करा, जब यहां पर रखा तो 1 मीटर स्क्वायर पे कितनी स्पीसीज आई, राइट। तो वो क्या हो जाएगा, डाइवर्सिटी, राइट। क्या हो गया, डाइवर्सिटी की, यहाँ की इस एरिया पर स्पीसीज की रिचनेस क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया पे कितनी स्पीसीज है। अब यहाँ पर हम इससे प्लांट स्पीसीज देख पा रहे हैं, एनिमल स्पीसीज तो नहीं देख पाएंगे। इस तरीके से एक बॉक्स बनाया जाता है। ये तो हमने एक छोटे लेवल पे देख लिया। तो यहाँ पर स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप में क्या है बेटा, कि एक एरिया में स्पीसीज का क्या योगदान है, एक एरिया में कितनी स्पीसीज है, इसका रिलेशनशिप हमें देखना है। क्लियर है, चलिए। तो क्या कह रहे हैं, ये जर्मन naturalist and geographer Alexander von Humboldt observed that within a region species richness is increased with increasing explored area but up to a limit, right। इनका कहना क्या था बेटा, जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर थे, कौन बताइए, अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट, ठीक है। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि एक रीजन में, विथ इन अ रीजन, है ना, तो एक रीजन है, सपोज ये एक रीजन है। अब इस रीजन में हमने क्या किया है बताइए, स्पीसीज की रिचनेस जो है वो इंक्रीज हो रही है एरिया को बढ़ाने पर। देखिए इन्होंने यही कहा है, स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया। जैसे जैसे हम एरिया को बढ़ाते जा रहे हैं, स्पीसीज बढ़ती जा रही है, स्पीसीज रिचनेस हो रही है, बट एक लिमिट तक, अप टू अ लिमिट, राइट। ऐसा नहीं है कि आप बढ़ाते जा रहे हैं और आपको मिलती जाएगी, ऐसा नहीं है। हमने क्या करा, मैं इतनी सी जगह पर देखूंगी, तो सपोज मुझे इतनी जगह पर एक ही स्पीसीज मिली, ठीक है, एक ही प्लांट मिला, मैंने एरिया बढ़ाया, स्पीसीज बढ़ी, इस जगह पर हो सकता है 2 स्पीसीज हुई, 3 स्पीसीज, 4 स्पीसीज, 5 स्पीसीज, 6 स्पीसीज, 10 स्पीसीज। अगर इस एरिया में 10 स्पीसीज है और मैंने एरिया बढ़ाया तो सोच लो 15 स्पीसीज हो गई, बट उसके बाद एरिया बढ़ाने पर स्पीसीज नहीं बढ़ रही। तो इनका कहना है कि इन्होंने क्या देखा कि हम एरिया को बढ़ाएंगे तो स्पीसीज रिचनेस हो रही है, मतलब स्पीसीज भी इंक्रीज हो रही है, बट एक लिमिट तक, उसके बाद स्पीसीज नहीं बढ़ रही, राइट। यहां पर ये क्या बता रहा है बताइए, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बिना किसी देरी के और फटाफट सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है बेटा। चलिए जी आगे बढ़े। अब क्या बोल रहे हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ टेक्सा, राइट। इनका कहना क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन स्पीसीज रिचनेस, राइट, किसके बीच का रिलेशनशिप है, ये किस किस के बीच का रिलेशनशिप है, स्पीसीज रिचनेस के और एरिया के बीच में, फॉर अ वाइड वेराइटी ऑफ टेक्सा, ठीक है। तो भाई यहां पर इन्होंने कौन सा टेक्सा लिया, वेस्क्यूलर प्लांट्स, क्या लिए, वेस्क्यूलर प्लांट्स, हायर प्लांट्स, ठीक है, बर्ड्स, बैट्स, फ्रेश वाटर फिशेस appears as a rectangular hyperbola। क्या बोला बेटा इन्होंने, जल्दी बताइए, क्या बोला है, जल्दी बताइए, कि यहां पर इन्होंने स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया के बीच का रिलेशनशिप बताया कि किसके बीच में, वाइड वैरायटी ऑफ टेक्सा इन्होंने यूज किए, यहां पर वेस्कुलर प्लांट्स का यूज किया कि वेस्कुलर प्लांट्स की रिचनेस क्या है एरिया में। सपोज मैंने बोला कि 200 मीटर स्क्वायर में वेस्कुलर प्लांट की 10 स्पीसीज है, तो ये क्या बता रही है, स्पीसीज रिचनेस, या यहां पर ये क्या बता रहे हैं बताइए, स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया के बीच का रिलेशनशिप, राइट। मैंने क्या बोला कि यहां पर भोपाल में बर्ड्स की कितनी
स्पीसीज है, राइट तो एक एरिया ले लिया मैंने, भोपाल का पूरा एरिया ले लिया, एक पर्टिकुलर एरिया ले लिया, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर एरिया में है ना बर्ड्स की कितनी स्पीसीज है, वो क्या हो गया स्पीसीज रिचनेस, ठीक है। बैट, ठीक है, कि भाई एक पेड़ है, राइट एक पेड़ है या एक एरिया है, ठीक है, एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग पर बैट्स जो है वो कितनी है, वो उसकी क्या बता रही है, रिचनेस बता रही है, ठीक है। फ्रेश वाटर में कितनी फिशेस है, एक पॉन्ड है, उस पॉन्ड में कितनी फ्रेश वाटर, जो फ्रेश वाटर ऑब्वियस सी बात है पॉन्ड में फ्रेश वाटर होगा, उसमें कितनी स्पीसीज है वो बता रही है, ठीक है। तो ये क्या है, appears एज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इनके बीच का जब रिलेशनशिप हमने बनाया तो हमें एक ग्राफ मिला, राइट कैसा ग्राफ मिला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या मिला बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इतना क्लियर हुआ या नहीं, यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? तो बेटा आपने पढ़ा होगा है ना, पैराबोला, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन ग्राफ पढ़े सभी ने, ठीक है। तो यहां पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, देखिए यहां पर आप सभी ने इस प्रकार के दो ग्राफ पढ़े होंगे हाइपरबोला के, एक ऐसा पढ़ा होगा, ठीक है, एक ऐसा पढ़ा होगा आपने, ओके। इस तरीके का ग्राफ पढ़ा होगा, ठीक है, इस तरीके का, ठीक है, और एक ग्राफ पढ़ा होगा ऐसा, ठीक है, इस तरीके का, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के ग्राफ है, y एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और ये क्या है एक्स वाई इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये आपकी क्या है एक्स एक्सिस है और ये क्या है आपकी वाई एक्सिस है, ठीक है, ये क्या है वाई एक्सिस। इस तरीके के आपने ग्राफ देखे होंगे, ठीक है, पढ़े कि नहीं पढ़े जल्दी बताइए इस तरीके के ग्राफ। तो हमने क्या पढ़ा, ये तो हमारा क्या हो गया हाइपरबोला, पैराबोला भी पढ़ा। तो आपने उल्टा पहाड़ तो सुना होगा, राइट। उल्टा पहाड़ मतलब देखिए नॉर्मली पहाड़ कैसा रहता है, ऐसा रहता है ना। पहाड़ क्यों बोल रहे हो मैम आप, माउंटेन क्यों नहीं बोल रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मैम को याद रखवाना है आपको, ठीक है। उल्टा पहाड़ का मतलब ये सीधा पहाड़ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका उल्टा पहाड़, ये हो गया उल्टा पहाड़, ओके। उल्टा पहाड़ से कैसे याद रखोगे, पी से पहाड़, पी से पैराबोला, पी से पहाड़, पी से पैराबोला, ठीक है। तो उल्टा पहाड़ क्या होता है, पैराबोला होता है, और हाइपरबोला की हमने बना लिया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप का ग्राफ है, तो नेगेटिव में तो नहीं बनेगा, राइट, नेगेटिव में तो नहीं बनेगा। देखिए मैंने एक जो दूसरा वाला बताया था आपको एक्स वाई इक्वल्स टू 1 वाला, राइट, उसमें मैंने क्या बताया था बेटा, इस तरीके का कुछ ग्राफ बताया था, राइट, इस तरीके का कुछ ग्राफ बताया था, है ना, और यहां पर एक ऐसा ग्राफ बताया था, ठीक है। तो यहां पर ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ये वाले ग्राफ जो दिख रहे हैं आपको, ठीक है, तो यहां पर नेगेटिव ग्राफ नहीं बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा, पॉजिटिव वाला। कौन सा बनेगा, पॉजिटिव, क्योंकि स्पीसीज एरिया का ग्राफ है, किसका ग्राफ है, स्पीसीज एरिया का ग्राफ है, ठीक है। तो देखिए यहां पर हमने देखा ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ये कैसा है बताइए, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। क्या है बेटा, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है बेटा। देखिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को की आपको यहां पर क्या दी गई है बताइए, यहां पर इक्वेशन दी गई है s इक्वल टू सी ए की पावर जी, सी ए की पावर जी, राइट। और यहां पर आपको क्या दिख रहा है,
वाई एक्सिस में हमने किसको लेकर रखा है बेटा, यहाँ पर बताइए। वाई एक्सिस में ले रहे हैं हम स्पीसीज रिचनेस, कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी स्पीसीज है, वो क्या बताता है, स्पीसीज रिचनेस को बताता है। यहाँ पर हमने एरिया ले लिया, यहाँ पर एक्स एक्सिस में हमने क्या ले लिया है, एरिया ले लिया। एक्स एक्सिस में हमने क्या ले लिया, एरिया। वाई एक्सिस में हमने स्पीसीज रिचनेस ली, राइट। तो हमें क्या मिला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिला। बेटा ये ओरिजिन से नहीं है, देखना ओरिजिन से नहीं है, थोड़ा ऊपर से है, ठीक है, थोड़ा ऊपर से है। तो ये जो आपको ग्राफ मिला इसे हमने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसकी इक्वेशन क्या है, s इक्वल्स टू सी ए की पावर z, राइट। s क्या होता है बेटा, स्पीसीज रिचनेस होता है। s क्या होता है, स्पीसीज रिचनेस, स्पीसीज रिचनेस, ठीक है। दूसरा हमारा ए क्या होता है, एरिया, राइट, एरिया। यूनिट क्या आप मीटर स्क्वायर ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद सी जो है ये क्या है, वाई इंटरसेप्ट है, सी क्या है, वाई इंटरसेप्ट। और जी क्या है, जी है बेटा स्लोप ऑफ लाइन या रिग्रेशन कोफिशिएंट, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, या हम क्या बोल सकते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट, क्या बोल सकते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट, ठीक है। तो यहां लिखा हुआ है, देखिए क्या बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं on a logarithmic scale the relationship is straight line described by the following equation। पहले आपने इक्वेशन देख ली, क्या है, s इक्वल्स टू सी ए की पावर z, राइट। s क्या है, स्पीसीज रिचनेस है, a एरिया है, c इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट, एंड जो आपको z दिख रहा है ये क्या है, हमारा स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन या रिग्रेशन कोफिशिएंट, राइट। क्या बोलते हैं हम, रिग्रेशन कोफिशिएंट, क्लियर है। तो स्लोप ऑफ लाइन या रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या है बेटा, रिग्रेशन कोफिशिएंट। अब आपने सभी ने लॉग पढ़कर आए हैं, राइट, सभी ने लॉग पढ़ा है, आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा है, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, हर जगह लॉग पढ़ा है आपने। तो मैम क्यों छोड़े लॉग, मैम भी लॉग पढ़ाएंगी। तो देखिए आपने लॉग पढ़ा है, लॉग के कुछ फॉर्मूलाज पढ़े होंगे, जहां पर हम क्या लेते हैं, डिवीजन में कुछ रहता है या मल्टीप्लिकेशन में कुछ रहता है। तो अगर किसी चीज का मैंने बोला यहां पर डिवीजन है ना, जैसे कि मैं बोलूं 2/4 है, ठीक है, तो 2/4 है तो मैं क्या करूंगी, log 2 माइनस, हमने क्या बोला, अगर यहां पर डिवीजन में है, राइट, तो मैं क्या करूंगी, अगर इसको log के फॉर्म में लिखूंगी तो मैं क्या लिखूंगी, log 2 माइनस log 4, राइट, क्लियर है। वहीं पर मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लिकेशन में मैं क्या करूंगी, प्लस करूंगी, मल्टीप्लिकेशन में क्या करूंगी, प्लस करूंगी। जैसे कि क्या है बेटा, जल्दी बताइए, log 2 इंटू 4 है या 2 इंटू 4 है, ठीक है, या 3 इंटू 4 है, कुछ भी है, तो मैं क्या करूंगी, log 2 प्लस log 4, राइट। तो ये क्या हो जाएगा हमारे मल्टीप्लिकेशन में, क्लियर है। अब इतना क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए। तो बेटा मैम आपको वो वाला पार्ट समझाएगी, राइट, वो वाला पार्ट भी मैम आपको समझाएगी। चलिए, तो ये तो हो गया। अब हम लॉग की बात खेल लेते हैं, चलिए। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं बताइए, नॉर्मली हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने बोला यहां पर एक इक्वेशन दी गई बेटा, यहां पर एक इक्वेशन दी गई है आपको कि s इक्वल्स टू क्या है बेटा, सी ए जी, ये है एक इक्वेशन, राइट, क्या है, सी ए जी। अब मैंने जैसे कि s को कुछ एक वैल्यू मान लिया, ठीक है, s को एक कुछ वैल्यू मान लिया, तो मैंने सपोज s को मान लिया 5, s को मान लिया 5, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, s को मान लिया 5, c को मान लिया 3, राइट। यहां पर a को, क्योंकि c a है मतलब c इंटू a है, तो मैंने a को मान लिया क्या भाई, 2 मान लेते हैं, 2 मान लिया, ठीक है। z पावर में है तो सपोज 2 की पावर 3 है,
या 2 है, जो भी है आप मान लो, ठीक है। अब मुझे इसको लॉग के फॉर्म में लिखना है, मुझे इसको लॉग के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, देखिए log बेस 10, मैं log बेस 10 लेकर चल रही हूँ, तो log बेस 10 5, राइट, log बेस 10 5। फिर क्या करना है आपको, यहां पर इनटू में है तो हमें क्या करना है, log बेस 10 3 करेंगे हम, log बेस 10 3। अब इनटू में है तो इनटू में हम क्या करते हैं बेटा, प्लस करते हैं, इनटू में प्लस करते हैं, डिवीजन में माइनस करते हैं, ठीक है, वो भी मैं समझा दूंगी। इनटू में है तो प्लस किया, अब इनटू में है प्लस किया, तो पहले बेटा देखिए 2 के ऊपर पावर है किसकी, 3 की, तो पावर को लेकर आना है सामने, किसके सामने लेकर आना है, लॉग के सामने लेकर आना है पावर को, तो मैंने पावर को लेकर आ गई लॉग के सामने, ये आ गया log बेस 10, log बेस 10, और ये क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा log बेस 10 2। तो ये एक इक्वेशन लिख दी मैंने पूरी, किसके, लॉग के फॉर्म में, लॉगरिथमिक स्केल जो है ना, हम वो देख रहे हैं। तो यहां पर मैंने इसी इक्वेशन को हमने लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, किसको बताइए, ये वाली, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया, ये चीज करके दिखाई आपको, किसी को कंफ्यूजन है ना, जैसे कि मैंने बोला 5, मैंने क्या कर दिया यहां पर, चलो 2 की पावर 3 बाय 3 ले लिया, सपोज एक इक्वेशन ये है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है बताइए, मैंने क्या करना है, log बेस 10 5 प्लस यहां पर क्या करूंगी 3, क्योंकि मैंने बोला जो पावर में है वो log के आगे आ जाएगी, तो log बेस 10 ये क्या हो जाएगा 2, डिवीजन में है तो माइनस log बेस 10 क्या हो जाएगा हमारा 3, ऐसे लिखते हैं हम, है ना। तो ये तो हमने बहुत बेसिक सा लॉग की एक इक्वेशन समझी है, ठीक है। तो अब मैंने इस इक्वेशन को लॉग के फॉर्म में लिखना है, मैंने इस इक्वेशन को लॉग के फॉर्म में लिखना है। मैम ने आपको पहले 2 एग्जांपल इसलिए समझाए कि आप इस इक्वेशन को, आपको रटना ना पड़े, आपको निकालना है कैसे। हमें पता है मैम कि यहां पर हमें इसको लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम log s कर देंगे, क्या कर देंगे, log s बेस 10 लेकर चलो आप, ठीक है। यहां पर इनटू है मैम, इनटू में है तो आपने सिखाया कि इनटू में प्लस करते हैं, तो log बेस 10 राइट क्या हो जाएगा c, क्या हो जाएगा c, राइट। और मैम जो पावर में होता है वो log के आगे आ जाता है, जो पावर में होता है वो log के आगे आ जाता है, मतलब z जो है वो आगे आ गया। अब मैं क्या लिखूंगी, log लिखूंगी, और a जो है उसको हम a लिख देंगे। तो ये हमारी लॉगरिथमिक इक्वेशन हो गई किसकी, s इक्वल्स टू सी ए जी की, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कुछ भी वैल्यू दी गई इसका न्यूमेरिकल बना देंगे, आप कर लेंगे, बहुत इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। उन्होंने दे दिया, उन्होंने एक इक्वेशन दे दी, ठीक है। ये इक्वेशन पे उन्होंने एक न्यूमेरिकल आपको दे दिया है कि एक एरिया है, राइट, 1 मीटर स्क्वायर या जो भी दे दिया, राइट, 1 मीटर स्क्वायर या 100 मीटर स्क्वायर है। 100 मीटर स्क्वायर पे कितनी स्पीसीज है, 100 स्पीसीज है, राइट। 100 मीटर स्क्वायर पे 100 स्पीसीज या 50 स्पीसीज है, 10 स्पीसीज है, कुछ भी दे दिया, ठीक है। आपको वाई इंटरसेप्ट दे दिया जाएगा, क्या दे दिया जाएगा, वाई इंटरसेप्ट दे दिया जाएगा। आपसे पूछ लिया जाएगा कि रिग्रेशन कोफिशिएंट बताओ, आप निकाल सकते हैं, या आपसे रिग्रेशन कोफिशिएंट दे दिया, आपको एरिया दे दिया, आपको वाई इंटरसेप्ट दे दिया, और आपसे पूछेंगे कि स्पीसीज रिचनेस बता दीजिए, कुछ भी पूछ ले, क्या आप कर सकते हो। क्या आपके पास यहाँ पर कोई बंदिश है, नहीं। बायो है इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। पक्का बेटा ये चीज बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो कि हम बायो के स्टूडेंट्स हैं तो हमें मैथ्स नहीं आती है, हमसे फिजिक्स नहीं बनेगी, राइट, हमें फिजिकल केमिस्ट्री नहीं आती। ये सारी चीज अपने आप स्ट्रांग बना लोगे तो आपका काम हो जाएगा, क्लियर है। चलिए जी, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो देखिए यहां पर मैंने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा, ठीक है। तो इसका मेरे को एक ग्राफ मिला, है ना, लॉग स्केल का ग्राफ मिला जिसकी इक्वेशन क्या है, ये है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े क्या, चलिए बेटा इसी बात पे सेशन को लाइक कर दो, फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए। आप देखिए द वैल्यू ऑफ z लाइज इन द रेंज ऑफ 0.1 to 0.2 रिगार्डलेस ऑफ टेक्सोनोमिक ग्रुप और द रीजन, ठीक है। तो बेटा जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है, राइट, z जो है, इस z की वैल्यू जो है ये
कहाँ लाई करती है, किस रेंज में लाई करती है? ये लाई करती है बेटा रेंज 0.1 टू 0.2 रिगार्डलेस ऑफ टेक्सोनोमिक ग्रुप और द रीजन। क्लियर है? तो जी की वैल्यू याद रखोगे, जी का रेंज याद रखोगे बेटा, ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। जी का रेंज बताइए क्या होता है? 0.1 टू 0.2, राइट? 0.1 टू 0.2 रिगार्डलेस टेक्सोनोमिक ग्रुप और द रीजन। ठीक है, तो ये तो आपकी वैल्यू होती है, ये चेंज हो सकती है, हो सकती है, मैंने क्या बोला? चेंज हो सकती है। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया कि नहीं बताइए? ये समझ में आया? अभी देखिए क्या बोल रहे हैं, whether it is plants in Britain, bird in California or molluscas in New York State, slope of regression are similar। तो चाहे हम कैलिफोर्निया में बर्ड्स की बात कर ले, ब्रिटेन में हम प्लांट्स की बात कर ले, या न्यूयॉर्क में हम किसकी बात कर ले? मोलस्का की बात कर ले, जो स्लोप ऑफ रिग्रेशन होगा वो सिमिलर होगा। स्लोप ऑफ रिग्रेशन जो है वो क्या होगा? सिमिलर होगा। ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकता है, राइट बेटा? तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी बताइए, आगे बढ़े। चलिए, अब मेरे बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आएगा कि अगर मैम उन्होंने जो आपने अभी इक्वेशन बताई है कि s इक्वल्स टू सी ए की पावर z, राइट, और आपसे पूछ लिया गया कि स्पीसीज रिचनेस बताइए, है ना? आपको दे दिया गया है 100 मीटर स्क्वायर का एरिया दे दिया गया है, वाई इंटरसेप्ट दे दिया गया, मैम जी नहीं दिया, तो हम क्या लेकर चलेंगे? रिग्रेशन कोफिशिएंट आपको याद होगा कितना होगा? 0.1 टू 0.2। इसमें इस रेंज में आप कर सकते, वैसे तो वो देंगे, ठीक है, वैसे तो वो देंगे, बट अगर नहीं दिया तो आपको ये रेंज जो है वो तो याद रखनी है। ठीक है, इस रेंज से ऐसे डायरेक्ट आपको नहीं दिया जाएगा, रेंज पूछ ली जाएगी न्यूमेरिकल के उसके एमसीक्यूज के फॉर्म में। न्यूमेरिकल जब दिया जाएगा तो आपको वैल्यू दी जाएगी, है ना? न्यूमेरिकल दिया जाएगा तो वैल्यू दी जाएगी, क्योंकि ये चेंज हो जाता है, राइट? रेंजेस जो है ये वेरी कर जाती है, ठीक है ना? तो देखिए कैसे वेरी कर रही है, देखिए। however the analysis in very large area, अब मैंने अगर बहुत लार्ज एरिया ले लिया, ठीक है, लाइक द होल कॉन्टिनेंट, मैंने पूरा कॉन्टिनेंट ले लिया, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया एक पूरा कॉन्टिनेंट है, मैंने पूरा ऑस्ट्रेलिया का एरिया ले लिया, ठीक है, gives a z value that ranges from 0.6 to 1.2%। तो यहां पर z की वैल्यू कितनी हो गई? 0.6 to 1.2%। कितनी हो गई? 0.6 to 1.2%। तो मैंने क्या कहा था, क्या होती है, चाहे आप कैलिफोर्निया में ले लो, न्यूयॉर्क में ले लो, या आपने कहा ब्रिटेन में ले लिया था, हमने देखा था जी जो है वो सिमिलर है, जी जो है वो सिमिलर है, ठीक है, बट हमने एरिया बहुत बड़ा ले लिया, राइट? जैसे कि मैंने पूरा एक होल कॉन्टिनेंट ले लिया, जैसे कि मैंने एक ऑस्ट्रेलिया पूरा कॉन्टिनेंट ले लिया। हमने इवोल्यूशन में पढ़ा था मार्सुपियल्स, राइट, और प्लेसेंटल मैमल, तो हमने कॉन्टिनेंट की बात करी थी ऑस्ट्रेलिया की, तो सपोज उसी कॉन्टिनेंट की हम बात करते, ऑस्ट्रेलिया की बात करते, तो मैंने ऑस्ट्रेलिया का पूरा एरिया ले लिया। अब क्या उस एरिया में जी की वैल्यू वही है? नहीं, यहां पर जी की वैल्यू क्या हो गई? जल्दी बताइए। 0.6 टू 1.2%, है ना? तो इसीलिए मैंने कहा कि बेटा जब वो न्यूमेरिकल देंगे आपको, जब एरिया देंगे और आपको स्पीसीज रिचनेस निकालनी होगी, तो वो आपको वैल्यू देंगे, ठीक है, वो आपको जी की वैल्यू देंगे। बट अगर उन्होंने आपसे पूछ लिया कि जी की वैल्यू क्या होती है एमसीक्यूज में, तो आपको निकालना है। दूसरा, वो ये वैल्यू कब आएगी? जब उन्होंने होल कॉन्टिनेंट या वेरी लार्ज एरिया की बात करी है। मेरे बच्चे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। अगर उन्होंने जी की रेंज की बात करी है तो जी का रेंज जो है, ये रेंज क्या होगा बताइए? ये होगा 0 पॉइंट, बताइए जी का रेंज जो है ये क्या होगा? 0.1 टू 0.2, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताइए। यही चीज हमने पढ़ी थी। अगर बहुत बड़ा क्या हो, एरिया हो, या हम पूरे कॉन्टिनेंट, होल कॉन्टिनेंट की बात करें, तो जी फॉर वेरी लार्ज एरिया और होल कॉन्टिनेंट, जैसे कि मैं बात करूं
ठीक है ना। तो एक कॉन्टिनेंट की जब मैं बात करूंगी तो यहां पर क्या होगा 0.6 to 1.2, क्या होगा 0.6 to 1.2, राइट। इतना क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए। फॉर एग्जाम्पल फॉर फ्रूगीबोरस, फ्रूगीबोरस क्या होते हैं, जो फ्रूट को खाते हैं। फ्रूगीबोरस क्या होते हैं, जो फ्रूट्स को खाते हैं। तो जो बर्ड्स फ्रूट को खाती है उनको हम क्या बोलते हैं, फ्रूगीबोरस। तो इन्होंने क्या बोला, बर्ड्स एंड मैमल्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल for frugivorous birds and mammals in the tropical forest of different continent, the slope is 1.15, ठीक है। तो उनका कहना है जो फ्रूगीबोरस बर्ड्स एंड मैमल्स जो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, ठीक है, ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, राइट, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में जो क्या है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो फ्रूगीबोरस बर्ड्स एंड मैमल्स है, ठीक है, उनका जो स्लोप है वो कितना है बताइए, 1.15, क्या है 1.15, क्लियर है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पॉइंट भी मैं लिख देती हूं यहीं पर, ये पॉइंट भी लिख देती हूं। The slope is 1.15 for frugivorous birds and mammals of birds and mammals of tropical forest of different continent, tropical forest of different continent, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए, तो यहीं पर सेशन को समाप्त करते हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोज एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर पाए। साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो पेज को फॉलो करने के लिए सिंपली आपको गूगल या क्रोम पर जाना है एंड वहां टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12th क्लास तक की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर आपको स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एंड ह्यूमैनिटी स्ट्रीम। इस स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट या किसी भी क्लास की प्लेलिस्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई है, तो थोड़ा ध्यान से सुनेगा। हम इस प्लेलिस्ट में आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी विद एडवांस थ्योरी, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे ना कि सिर्फ आपका थ्योरी पार्ट स्ट्रांग हो, बट हमने पूरा ध्यान रखा है कि आपके थ्योरी पार्ट के साथ आपका सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज पार्ट भी स्ट्रांग होना चाहिए। आप डेली प्रैक्टिस कर पाए, आप डेली रिवीजन कर पाए। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर हमने इस प्लेलिस्ट को तैयार किया है, जिससे आपकी स्टडी काफी ज्यादा स्ट्रांग एंड स्मार्ट होने वाली है। साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो पेज को फॉलो करने के लिए सिंपली आपको गूगल या क्रोम पर जाना है एंड वहां टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा, राइट। और इस पेज के साथ ये हमारी वेबसाइट में आपको बता चुकी हूँ, प्लस हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं,
हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पर हम आपको क्लास 6 to 12 क्लास तक के कोर्सेज कराते हैं एंड इंग्लिश मीडियम चैनल पर किंडरगार्टन टू क्लास 12 के कोर्सेज कराए जाते हैं। इन दोनों चैनल पर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है तो थोड़ा ध्यान से सुनेगा। हम इन दोनों चैनल पर आपको सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ हम इंक्लूड करते हैं स्टेट बोर्ड को भी, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इसके साथ ही वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, मैंने यही कहा और आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन्स से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए